ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। देश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हो सकता है कि आपके शहर में भी स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो। तो अब ये किसका दायित्व बनता है? कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या यूं ही बाजार में कहीं घूम रहे हैं, भीड़ में अकेले निकल जाते हैं, मास्क होता है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं लगा होता। हाथ धुलते हैं मगर वो ढंग से नहीं धुल रही है। कहीं ना कहीं हमसे ऐसी चूक हो रही है जो इस मामलों को, कोरोना के मामलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये हमारा आम नागरिक का भी दायित्व है कि हमें कोरोना के इस व्यवहार को जो है पूरी तरह से, जो कुछ भी हमें सिखाया गया उसे अपनाने का वक्त आ चुका है। आप अपना भी रहे होंगे, लेकिन फिर वही बात, कहीं ना कहीं चूक हो रही है और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आप भुगत रखे हैं, आपका परिवार भुगत रखा है, हमारा समाज भुगत रखा है। तो अब क्या करना चाहिए? इससे संबंधित बहुत से सवाल हैं। दूसरा, वैक्सीन, लगातार वैक्सीन लग रही है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो आप जाइए, या आपका अपना दायित्व है या आपकी अपनी समझ है कि अगर आपको अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बचाना है तो इस समय वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। बहरहाल, इसके बावजूद भी आपके बहुत से सवाल होंगे, आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी, बहुत से प्रश्न होंगे जिन्हें हम लगातार इस कार्यक्रम में, जिनको हम समाधान ढूंढते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का आपके जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे श्रोता अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधा फोन कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 23314444। इस नंबर पर अगर आप फोन करना चाहते हैं, दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर वार्ष्णेय, आज स्थिति फिर एक दफा ऐसी लग रही है जैसे कि जब कोरोना शुरू हुआ था, देश में पहली बार आया था, जो डर था, एक बार फिर वो डर जो है अब सामने आ रहा है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की कि कहां हमसे चूक हो रही है जो ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि एक बार ऐसा लगा था कि शायद कोरोना की बीमारी काफी कम हो गई है और हम उसके नजदीक हैं कि ये खत्म हो जाएगा, परंतु ये वायरस है जिसको हमने पहले भी कहा था, नोवेल वायरस है। इसका कैरेक्टर किसी को नहीं पता, और जैसे वायरस के बारे में होता है कि वायरस अपना लगातार जो है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वो बदलते रहते हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। लेकिन कोई भी वायरस हो, चाहे वो पुराना वाला वायरस हो, चाहे म्यूटेटेड वायरस हो, वो जाएगा हमारा नाक और मुंह के द्वारा ही हमारे शरीर के भीतर, या आंखों की कंजक्टिविटिस। तो हमें जहां पे भी, देखिए, चोर अगर आपके यहाँ घुस रहा है तो वो जिस रास्ते से घुसेगा उसी रास्तों को आपको बंद करना है, और यहाँ रास्ते हैं हमारे नाक, मुंह और आंखें, तो ये रास्ते हमें बंद करने। और जब भी हम सुरक्षित जगह, अगर हम घर के भीतर हैं, जो सुरक्षित जगह है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे हैं वैसे ही इन्फेक्शन, ये मान के चलेंगे इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो बहुत आवश्यक कार्य है तभी आप घर के बाहर जाएं, जाना पड़ेगा आपको, सामान खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जो सुरक्षा के उपाय, जिसको हम बार बार कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि एक तो अच्छे ढंग का मास्क पहने और मास्क को सही तरीके से पहने, उससे अच्छी तरीके से अपना नाक और मुंह ढकें, जिससे कि उसमें कोई भी वायरस ना जा सके। जहां तक पॉसिबल हो सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, पार्टियां वगैरह ना करें, ग्रुप में पार्टियां ना करें, जितना मिनिमल से मिनिमल सोशल इंटरेक्शन है वो रखें, क्योंकि इस समय ये वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 1.5 लाख
1,70,000 केस पर डे आ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और अपने हाथों की, जैसे आपने भी कहा कि सफाई का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज हम करेंगे तभी हम ये कोरोना की चेन को रोक पाएंगे। और दूसरा, पिछले साल के मुकाबले जो हमें इस समय फायदा है वो वैक्सीनेशन का भी फायदा है, क्योंकि अब हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 2 तरीके की वैक्सीन दी जा रही है। तो जिन लोगों का भी नंबर आ रहा है तो उनको अपना वैक्सीनेशन तुरंत कराना चाहिए। इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कम से कम हमको 80% के करीब सुरक्षा देती है। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई इन्फेक्शन होता तो बहुत मामूली सा इन्फेक्शन होता। जी डॉक्टर, वैक्सीन की 2 डोजेज लग रही हैं। एक बार फिर हम आपसे समझना चाहेंगे, वैक्सीन की जब पहली डोज लगती है तो वो क्या काम करती है? क्योंकि आमतौर पे कहा जा रहा है कि दूसरी डोज के बाद ही आपको जो बूस्टर डोज है उसके 14 से 15 दिन बाद आप में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो पहली डोज का क्या काम है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है। अभी हमारे देश में 2 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। जो कोवैक्सीन है वो हम पहली डोज लगाते हैं और उसके 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। वैक्सीन क्या करती है कि वैक्सीन भी एक तरीके का जो वायरस का हमारा पार्टिकल है, या तो वो किल्ड वैक्सीन होती है जैसे कोवैक्सीन वैक्सीन है, या जो दूसरी लाइव अटेन्यूटेड वायरस है, जैसे लाइव वायरस कोई होता है उस पर इस वायरस के पार्टिकल डालेंगे और उसको अटेन्यूट कर दिया गया कि जिससे वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो ये एक तरीके का एंटीजन का ही काम करता है और ये हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो इतनी एक्टिवेट नहीं होती कि वो तुरंत एंटीबॉडी बनाए। जब उसकी हम दूसरी डोज देते हैं तो दूसरी डोज में चूंकि वो पहले से उसकी सेल को हमारे को एक्टिवेट कर चुका है तो वो तुरंत ही इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है और उसमें लगभग 14 दिन लग जाते हैं जबकि वो पूरी तरीके से एंटीबॉडी बनाती है। तो इसलिए आइडिया इसका यही है कि दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है और उस दोनों डोज के पूरे होने के बाद कम से कम 14 दिन के बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 80% तक सुरक्षित हैं। लेकिन वैक्सीन के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि 20% लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको कोई डायबिटीज, हार्ट डिजीज या और बहुत सी बीमारियां हैं, उनमें हो सकता है एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में ना बन पाए। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उन लोगों को भी अपनाना है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर वार्ष्णेय, कुछ लोगों में वैक्सीन को लेके भ्रम है कि अगर कोविड हो चुका है तो फिर वैक्सीन की जरूरत क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो कोविड होता है वो नेचुरल इन्फेक्शन होता है। बात ठीक है कि वो भी एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जो कोविड के बाद बहुत से लोगों में एंटीबॉडी बनी ही नहीं, बहुत से लोगों में बनी तो उनकी मात्रा बहुत कम बनी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो एंटीबॉडी है आपको कितने दिनों तक सुरक्षित रखेंगे। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो जिन लोगों में अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो उनमें ये वैक्सीन पहली ही डोज हो सकता है वो आपको बूस्टर डोज का काम करे और ज्यादा अच्छी वैक्सीन बना ले। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोविड हो गया है और उसके 4 से लेकर 6 हफ्ते बीत चुके हैं कोविड से होने के बाद, तब आप वैक्सीन के लिए उपयुक्त पात्र हैं और अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। जी, इस बीच हमारे पहले श्रोता अपने प्रश्न के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कि उनका क्या सवाल है। हरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ जी, उम्र तो मेरी है 50 साल जी। जी। तो डॉक्टर साहब मेरे को जो है ना जी 10 महीने से नसें मेरी ब्लॉक है दोनों टांगों की जी। तो मैं उसमें आपसे यही सलाह लेना चाहता हूँ कि ये अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ देखिए, नसें ब्लॉकेज हैं तो उसके लिए अगर कोई आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर अगर हाँ नसें ब्लॉकेज हैं और कोई एंटीकोगुलेंट वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, जैसे उसमें 2-3 जगह नई नसें ब्लॉकेज होती हैं तो सामान्य दवाइयां होती हैं, उसमें तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप वैक्सीन तुरंत लगा लें। लेकिन अगर आप कोई नसें ब्लॉकेज है उनमें खून को पतला करने की दवा, उसमें भी 2 तरीके की दवा आती है। एक तो होती है एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन वगैरह इस तरीके की, वो सुरक्षित है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी जो हम खून को डाइल्यूट करने की दवा जिसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, उनमें ये होता है कि जब अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो उस जगह जहां पे
है, क्योंकि खून आपका पतला है तो वहां खून जमा होने का संभावना रहती है। तो ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से उचित कंसल्टेशन ले लें, वो जरूर आपको सलाह देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप वैक्सीन लगवा। जी, हमारे अगले श्रोता है बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं इस बार आप? नमस्कार जी, मैं जानना चाह रहा हूँ जी, कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा जोर हो रहा है, इसका क्या कारण है जी? डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ, देखिए, इनको सवाल है, ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले ही, सबसे पहला जो सवाल था, इन्होंने शायद प्रोग्राम हमारा शुरू से नहीं सुन पाए, तो ये वही है कि देखिए हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोरोना जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, और जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हम जो फैलने का कारण है उसको नहीं रोक रहे, हम प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे, तो हमने फिर से पार्टियां शुरू कर दी हैं, हम बड़ी बड़ी गैदरिंग में इकट्ठे होने लगे हैं, मॉल्स में या बिजनेस संस्थानों में जाने लगे हैं, होटलों में जाने लगे हैं, ट्रांसपोर्ट में हमने बहुत भीड़ कर ली है, बसें भर गई हमारे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हम ये मान के चल रहे थे कि ये बीमारी खत्म हो गई, तो लोगों में कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ गई, या लोगों को ये लगा कि भाई ये तो बहुत हो गया, कब तक चलता रहेगा, थक गए जिसको। तो बिल्कुल नहीं थकना है, बिल्कुल नहीं करना फिर से जो पिछले साल की तरीके से था कि हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, और उससे ही हम इस चेन को रोक पाएंगे। देखिए, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केस बढ़ते चले जा रहे हैं, आज ही उन्होंने जो है उसमें कर्फ्यू तो नहीं लगाया, एक कर्फ्यू टाइप का लगा दिया, लॉकडाउन तो नहीं किया, जिसमें फिर से वही सारी बहुत ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया गया। तो यही हमें करना पड़ेगा, तभी हम इस चेन को रोक पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त हैं वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आइए अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रुख करते हैं, वहां से हरिकेश अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, डॉक्टर सर को भी नमस्कार सर जी। आपका सर नियमित होता हूँ सर, और आपको सर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी आकाशवाणी को सर। जी धन्यवाद। क्या प्रश्न है आपका? सर, हमारा प्रश्न ये है कि सर जो भारत में सर तीसरी वैक्सीन को जिस और मंजूरी मिली है, जिस वैक्सीन को सर तीसरी जो अभी कल मंजूरी मिली सर वैक्सीन को। जी कहिए डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं जिस तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिली है स्पुतनिक वी को, वो कितनी कारगर है और क्या ये दोनों वैक्सीनों से ज्यादा अच्छी है? हाँ, देखिए, जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, और जो रशिया में ट्रायल किए गए हैं उसमें उन्होंने लगभग इसको 90% कारगर पाया गया है। हमारे देश में भी जो है भारत सरकार ने अब जो एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसकी इजाजत दी है, तो उसमें अभी कुछ लोगों पे एक हफ्ते के लिए हमारे इंडियन लोगों में ट्रायल किया जाएगा और उसकी एफिकेसी देखी जाएगी, और फिर जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, और वो इस वैक्सीन को पहले से शुरू में तो वहीं से रशिया से इंपोर्ट करेंगे बने बनाए से, और उसके बाद फिर ये हमारे देश में ये वैक्सीन बनाएंगे। तो जितनी भी जो साइंटिफिक स्टडी आई है और जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने पाया है कि ये प्रभावी वैक्सीन है और सुरक्षित वैक्सीन, और इस तरीके से जो हमारा वैक्सीन का एक आर्मेंटेरियम है उसमें ये इजाफा करेगा। क्योंकि देखिए, ये आप मानिए कि हमारा देश बहुत बड़ा देश, और इतने बड़े देश में अगर हम 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को भी तो वो भी करोड़ों में, और अगर हम सभी लोगों को, जिसको कहते हैं हम एडल्ट लोग, 18 साल के ऊपर के जितने व्यक्ति हैं, तो वो तो लगभग हमारे देश में फिर 80 करोड़ 100 करोड़ हो जाएंगे, मतलब तो उतनों लोगों को कवर करना है, तो हमें और ज्यादा वैक्सीन भी चाहिए। अभी ये तीसरी वैक्सीन है, 2-3 वैक्सीन और भी पाइपलाइन पे है जिन पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन जो ऑलरेडी विदेशों में काम कर रही है, जैसे मॉडर्ना की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, उन्होंने भी अपने बातें करी हैं कि भाई वो भी हमारे भारत को एक्सपोर्ट कर सकें, और उसमें भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस पर भी वर्कआउट कर रही हैं। तो कुछ समय में हो सकता है हमें 3, 4, 5 और भी वैक्सीन कैंडिडेट मिले। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते। जी, देश के कई हिस्सों में कोरोना की लहर तेजी से बढ़ती जा रही है, और छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक है। तो आइए सीधा छत्तीसगढ़ चलते हैं और तुलाराम जी से उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न समझते हैं। तुलाराम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डोबराम नालवानी बोल रहा था सर। जी कहिए। सर, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी 3-4 दिनों से, तो आज उन्हें लेके जांच कराना है, तो उन्हें पॉजिटिव बताया गया है।
और उन्हें घर में रखा गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे घर में 23 लोग हैं, छोटे बड़े। हाँ। तो क्या हम सबको जांच करानी पड़ेगी? डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए, अगर वो कोरोना के पॉजिटिव आए हैं तो उनको तो आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी रूम हो उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो, उसी में वॉशरूम होना चाहिए और वो किसी और से ना मिल पाए, क्योंकि दूसरों को वो इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन उससे पहले वो बीमार चल रहे थे चूंकि, और जो लोग उनके संपर्क में आए तो हो सकता है वायरस उनको भी मिल गया। तो अगर उनको किसी तरीके के, अगर वो करा सकते हैं जांच तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई लक्षण नहीं है तो रुक भी सकते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई भी लक्षण होते हैं तो तुरंत ही जांच कराएं, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। और जो क्लोज लोग हैं, अगर एक व्यक्ति के क्लोज में हैं और उन्होंने जो है मास्क वगैरह नहीं लगाया है, दूरियां नहीं पालन करी है, तो वायरस के फैलने की संभावना हमेशा ही बहुत ज्यादा रहती है। जी, और अब उत्तराखंड की ओर हम चलते हैं, जहां से विजय सिंह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दूसरी वेव आई है जी, इसमें मास्क के बारे में थोड़ा सा संशय हो गया है। अभी एक क्लिप भी आई थी सोशल मीडिया में जिसमें 2 डॉक्टर्स बता रहे हैं वो सर्जिकल मास्क जो होता है 3 लेयर्स का वो ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ट्रिपल लेयर क्लॉथ का मास्क है वो भी अच्छा है जी। तो इस बारे में अगर थोड़ा सा और बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत ही अब बेसिक प्रश्न पे हम आ जाते हैं मास्क को लेकर। देखिए, मास्क के बारे में ऐसा होता है कि मास्क में बहुत से जो मास्क होते हैं उनमें फिल्टर्स लगे हुए हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभावी तो है वो N99 मास्क होता है, जो कि लगभग नहीं मिल पाता आसानी। दूसरा N95 मास्क होता है, इसका मतलब है 95% ये वायरस को रोक पाए। ये भी 100% नहीं रोक पाता। क्योंकि ये मास्क थोड़ा स्पेशल बनाए जाते हैं, महंगे होते हैं, तो ज्यादातर जो हेल्थ पर्सनल्स हैं या वो है उनके लिए हम एडवाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है तो वो N95 मास्क सबसे बेहतर होता है। फिर जो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होते हैं जो हमने कॉमन देखे होंगे, वो लगभग 70-80% के करीब प्रभावी होते हैं अगर वो सही तरीके से पहने जाएं। वो ढीले नहीं होने चाहिए, हमारे नाक और मुंह को अच्छी तरीके से बंद रखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सब मास्क जो महंगे होते हैं और डिस्पोजेबल होते हैं, क्योंकि जैसे एक सर्जिकल मास्क है वो 4 से 6 घंटे के बाद आपको त्यागना पड़ेगा। तो जो तीसरा तरीका होता है वो कपड़े के बने मास्क होते हैं। और कपड़े के बने के मास्क में ये होता है कि घर में 2-3 मास्क आपने एक हर व्यक्ति के ले लिए, एक दिन एक मास्क पहना, धो के सुखा दिए, और उसमें फिर क्या होता है, लेकिन इनकी प्रभावशीलता पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये 50-60% से ज्यादा प्रभावशील नहीं होते। लेकिन इन कपड़ों को, मास्क को भी अगर हम ट्रिपल लेयर बना दें, जैसे डबल लेयर तो हो गई कि कोई भी मास्क बनाओगे तो डबल लेयर हो जाएगा, अगर हम उसके भीतर एक और लेयर डालें तो इनकी प्रभावशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ये मास्क सस्ते होते हैं, जनरल पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है, तो ये भी जो है एडवाइजेबल है। अगर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकते तो 50-60% सुरक्षित रख सकते हैं, परंतु जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो N95 या सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आइए अब मध्य प्रदेश के मोरना चलते हैं और हरिविलास तोमर जी का प्रश्न सुनते हैं। हरिविलास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न सर इस तरह है, किसी कोरोना पेशेंट की मृत्यु के बाद यदि हम शोक संवेदना प्रकट करने हेतु उसके यहाँ 14 दिन बाद जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। ज्यादातर केस में देखिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अभी जो कोरोना की से अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है एक स्पेशल जो है वो कपड़ों में और उसमें सील किया जाता है, और ज्यादातर वो बॉडी जो है सीधी ही शमशान घाट भेजी जाती है, घर पे नहीं भेजी जाती। और उसके जो रिचुअल्स होते हैं वो भी उस बॉडी को खोल के नहीं करने दिए जाते, जिससे कि कोरोना किसी और को ना फैले। तो जहां तक है कि जब एक बार मृत्यु हो गई तो उससे पहले भी जैसे कोरोना का व्यक्ति है उसको भी डॉक्टर लोग आपको नहीं मिलने देंगे, और दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई तो भी डॉक्टर लोग उसको ना तो आपको मिलने देंगे ना देखेंगे। तो इसलिए चांसेस बहुत कम है कि घर वालों को इन्फेक्शन फैला हो। तो लेकिन फिर भी अगर घर में किसी आदमी को कोई सिम्टम है या कोई लक्षण है तो उनको तुरंत ही जो है अपनी जांच भी करानी चाहिए
और उनको अपने सारे प्रियजन को बताना चाहिए कि भाई अभी घर में आने की जरूरत नहीं है। और इस समय देखिए चूंकि अनयूजुअल टाइम है, अगर सिर्फ फोन पे या वीडियो कॉल्स पे या कोई और माध्यम से आप जूम मीटिंग या बहुत सी और मैकेनिज्म होते हैं मीटिंग करने के, उस तरीके से संवेदना व्यक्त करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से आपको जाना है तो प्रॉपर तरीके का मास्क पहन के जाएं और पॉसिबल हो तो कम से कम 6 फीट की दूरी वहां पे बना के रखें, दूर से अपनी बातें करें, संवेदना व्यक्त करें और जितने कम से कम समय में आप अपनी बात रख सकते हैं वो रखें। जबकि अगर आवश्यक ही बहुत ज्यादा जाना, अगर हम ये सब एहतियात रखेंगे तभी हम इस कोरोना की बीमारी से बच पाएंगे। और अब हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश चावला। नमस्कार ओम प्रकाश जी। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले तो मेरी ये एक प्रार्थना है आम जनसाधारण से कि जो हमें वैक्सीन में शीघ्र सफलता मिली है, यानी वैज्ञानिकों का अथक प्रयास है ईश्वर की कृपा से, उसका जो है हमें मूल्यांकन करना चाहिए। यानी बड़ी जैसे पोलिंग बूथ में खड़े होकर इंतजार बड़ी उत्सुकता से करते हैं, पोलिंग जैसे करते हैं, उस उत्सुकता से यानी यदि हम वैक्सीन लगवाएं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सभी पाठकों से, अपने सभी देशवासियों से अनुरोध है। अब मैं अपनी जिज्ञासा पर करता हूँ सर। मैं इसको थोड़ा मैथमेटिक्स तरीके से वायरस को लेता हूँ। मान लो मेरे शरीर में नाक या मुंह में 2 वायरस प्रवेश करते हैं और एक तो ये तरीके से बनते हैं 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, इस प्रकार यानी प्लस करते हुए। एक ये हो गया कि 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16 256 इस हिसाब से। और एक ये हो गया कि मान लो मेरे शरीर के अंदर 2 वायरस पहुंचे हैं, 2 - 1 1 हो गया, 1 - हाफ, हाफ हो गया, हाफ -1/4 यानी ये पंगु हो गया और मेरे को कुछ भी इसने शरीर में जो है किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और एक है कि मैं पूरा कोरोना काल में बिल्कुल सेफ रहा। कृपया आप चारों पर प्रकाश डालें। आपका आभार हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर इनका बेसिक सवाल ये है कि अगर ये म्यूटेट करता है, वायरस अगर म्यूटेट करता है तो क्या म्यूटेट करते हुए हमेशा बढ़ेगा ही, क्या कम भी हो सकता है? नहीं, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है, जब भी वायरस की एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब भी वायरस जैसे आपके शरीर में या कहीं पे भी रहेगा, ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर, म्यूटेशन का मतलब है जो उसके ऊपर जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ये चेंज करते रहते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, ये हर वायरस का हिस्सा होती है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उस तरीके से म्यूटेट करता रहता है। परंतु जो वायरस का डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज होता है। ये 1 2 4 का नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो 3-4 दिनों के भीतर ही कई लाख उसकी कॉपी तैयार हो जाती, कई लाख, मतलब ये ऐसा नहीं है 2-4 है, कई लाख कॉपी तैयार हो जाती हैं और वो हमारे शरीर पे बहुत तरीके से अटैक कर देता है। तो इसलिए वायरस से बचना बहुत जरूरी है। म्यूटेशन और ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, उससे जनरल पब्लिक को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसे वायरस से बचना ही बचना है और बचने का तरीका वही है जो हम लगातार पिछले साल से कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कि आपको जो है अनावश्यक रूप से नहीं बाहर जाना है और काम के लिए जाना है तो अपना प्रॉपर मास्क लगा के रखिए, जहां तक हो सकता है कि वो दूरी बना के रखिए, अपने हाथों की सफाई रखिए और अननेसेसरी सोशल गैदरिंग मत करिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक एनालॉजी बताऊं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप ये मानिए कि आप भीगेंगे ही भीगेंगे। उसका पूरी तरीके से आपको सुरक्षित रहना है तो घर के भीतर रहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपको निकलना भी है बाहर, बहुत आवश्यक कार्य है, तो फिर अच्छा रेनकोट और छाता लेके जाइए, जिससे काफी हद तक बचाव हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भीगे। तो ये समझ लीजिए कि एक सिंपल एनालॉजी मैंने बताई। बचने का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप घर के बाहर निकलेंगे, रेनकोट नहीं लेंगे, छाता नहीं लेंगे तो आप 100% भीगेंगे और आपको उसे रोक नहीं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं साइकिल मार्केट चांदनी चौक दिल्ली से जय कृष्ण अग्रवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब और नवीन सक्सेना जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार जय कृष्ण जी, क्या सवाल है? मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो पहले हॉस्पिटलों में आदमी दाखिल होता था कोविड का, और वो कहते थे कि आपके चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन है तो अगले दिन कहते थे प्लाज्मा लाओ, और आज के स्थिति में जो हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा है आदमी और होते ही वो कहते हैं चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, और ये जो रेनेटेड फीवर जो है वो इंजेक्शन खरीद के लाओ और वो मिल नहीं रहा है। 2,500 का इंजेक्शन 10,000 में बेच रहे हैं। तो इसकी क्या अहमियत है? क्या इससे कोविड जो है वो सुरक्षित है क्या? और दूसरी बात ये है कि अभी हॉस्पिटल के अंदर
दोनों इंजेक्शन लगवाए। एक मेरे दोस्त ने, ये पहला भी दूसरा भी, और उसके 10 दिन के बाद कोविड हो गया। तो ये कोविड क्यों हो गया? मैं तो 2 बार लगवा चुका हूँ, अपना 75 साल की उम्र है, लेकिन मैं तो सुरक्षित हूँ और सभी को इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये मैं एक अपील भी सबसे करता हूँ, जब भी हमारा देश सुरक्षित है। जी, डॉक्टर वार्ष्णेय। सर देखिए, इन्होंने 2-3 सवाल किए हैं। एक तो इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करी है और एक रेमडेसिविर के बाद। तो रेमडेसिविर देखिए एक एंटीवायरल मेडिसिन है, और जो स्टडी पाई गई है उन्होंने उसमें जो साइंटिफिक बॉडी है उन्होंने पाया कि ये 100% प्रभावी नहीं है, 30-40% केस में प्रभावी होती है। लेकिन चूंकि कोई और एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर लोग उस चीज का फायदा आपको देना चाहते हैं रेमडेसिविर की ट्रीटमेंट, जब आपकी कंडीशन ज्यादा सिक है। ठीक है, जहां तक प्लाज्मा का सवाल है, ये प्लाज्मा का मतलब है कि जो आदमी ऑलरेडी वायरल फीवर से, कोरोना से ग्रसित हो गया, तो उसके शरीर में जो नेचुरल एंटीबॉडी बनती है, तो जब वो रिकवर हो गया तो उसके 14 दिन के बाद अगर वो अपना रक्तदान करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, तो उसका फायदा हम इसलिए उठाते हैं कि जो उसके शरीर का प्लाज्मा है वो हम दूसरे को चलाएं, तो जो एंटीबॉडी, तैयार एंटीबॉडी है, वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकें और उस पर कुछ हद तक काम करा सकें। लेकिन ये भी काफी स्टडी हुई है और उन्होंने ये पाया कि ये भी कोई हमेशा उपयोगी नहीं होता, और इसको अगर हम तुरंत इस्तेमाल करें, जैसे इन्फेक्शन के 1 हफ्ते के भीतर इस्तेमाल, तो ये ज्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद इसकी प्रभावता कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारी अपनी शरीर ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तीसरा इनका सवाल है कि कोविड वैक्सीनेशन के दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ, तो जैसा हम पहली बार भी कह चुके हैं कि दोनों वैक्सीन लगने के 4 हफ्ते के बाद आपके शरीर में सुरक्षा की एंटीबॉडी बनेगी, उस बीच में आपको हमेशा इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बावजूद भी 20% लोगों में वो एंटीबॉडी कम मात्रा में तैयार होती है और वो हमेशा बल में रहते हैं। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षित नहीं है, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो आपको सुरक्षा के और उपाय हैं उनको लगातार अपनाना है। जी डॉक्टर, जिस तरह से देश में हालात बेकाबू हो रखे हैं, दिल्ली में हालात बेकाबू हो रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा मरीज कोरोना से इन्फेक्टेड हो रखे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रखी है, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों के लिए, जो बहुत ही कठिन दिन शायद हो सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि देखिए, अगर जो लोग वैक्सीन के लिए उपयुक्त पात्र हैं वो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीकरण करवाएं। कुछ हद तक उससे 80% से करीब आपको जरूर सुरक्षा मिलेगी, और ये वैक्सीन दोनों प्रभावी भी हैं, सुरक्षित भी हैं, इसलिए इनकी डरने की बात नहीं है। जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती किसी भी वजह से, जो नहीं अभी गवर्नमेंट ने उनको प्रायोरिटी ग्रुप में डाला है, और जिन्होंने लगवाई, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब लोग अपनाएं। जहां तक है अपने घर में रहें। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जो दूध वाली हैं, वो जिनको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वो बिल्कुल ना जाएं। जिनको बहुत आवश्यक है, कार्य के लिए जाना है या कुछ सामान खरीदने के लिए, वो जाएं। प्रॉपर तरीके से अच्छा मास्क पहने, जहां तक है जितनी पॉसिबल डिस्टेंस सोशल है वो रखें। अनावश्यक रूप से जो है पार्कों में ना जाएं, पार्टियां ना करें, ग्रुप मीटिंग ना करें, कहीं पे भी मतलब जो है कहीं पे बड़ी बड़ी शादी की पार्टियां या कोई पार्टियां, इनको इस समय अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत कठिन समय है और ये वायरस देखिए दिखाई देता नहीं और सूक्ष्म वायरस है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके शरीर में घुस गया, और दुश्मन बहुत तेजी से आप पे अटैक कर रहा है। तो सिर्फ बचाव ही इसका एक तरीका है, और बचाव के तरीके सबको पता है, लेकिन वो उसको अपना नहीं रहे, तो उनको अपनाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने सारे देशवासियों को ये सलाह भी दूंगा और उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि वो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है समय समय पे उनका उचित रूप से पालन करें, तभी हम अपने सारे देशवासियों को इससे बचा पाए। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।